क्लास में हम बातचीत करेंगे कि अनुवाद कला है या विज्ञान। बहुत ही मज़ेदार और रोचक विषय है। अनुवाद की प्रकृति को देखते हुए अक्सर यह सवाल किया जाता है कि अनुवाद को कला कह दिया जाए या अनुवाद को विज्ञान माना जाए। और इस विवाद को या इस सवाल को और ज़्यादा हवा दे देते हैं अनुवाद के मर्मज्ञ विद्वान। भारतीय विद्वान कह लें या विदेशी विद्वान कह लें, ऐसी कई धाराएं हैं विद्वानों की भी, जिनमें से कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अनुवाद एक कला है और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अनुवाद एक विज्ञान है। जब आप अनुवाद की प्रकृति को समझते हुए और अनुवाद की पूरी जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देंगे तो यह बात बहुत सूक्ष्मता से समझ में आएगी कि अनुवाद की प्रकृति के अनुसार अनुवाद एक कला भी है और अनुवाद एक विज्ञान भी है। उसे सिर्फ किसी एक खांचे में फिट नहीं किया जा सकता है। अनुवाद की प्रकृति और अनुवाद किस विषय से संबंधित है, इस आधार पर यह तय किया जा सकेगा कि अनुवाद या कला है या अनुवाद विज्ञान है। वैसे आप ये बात समझें कि कला और विज्ञान जो है वो एक दूसरे के प्रतिरोधी नहीं है, एक दूसरे से कोई उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। कला और विज्ञान किसी भी चीज को या किसी भी आयाम को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। दोनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और सूक्ष्म अर्थों में कला भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी क्या है, एक कला है। दोनों का एक दूसरे से बहुत ही अन्योन्याश्रय संबंध है। ठीक है, कोई कलाकार जब अपने आप को मांझता है, परिमार्जित करता है, तो उसे निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास सिर्फ प्रतिभा हो, है ना, और उसका अभ्यास ना हो, व्युत्पत्ति ना हो, निपुणता नहीं हो, तो सिर्फ प्रतिभा से कोई बहुत बड़ा चमत्कार आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि विज्ञान में जैसे निरंतर साधना और श्रम की आवश्यकता होती है, निरंतर आप चीज़ों को खोजते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, प्रयोग करते हैं और तब जाकर आपको परिणाम मिलता है। कला की साधना भी विज्ञान की साधना की तरह है। महान कलाकार, महान रचनाकार, महान खिलाड़ी अगर आपको बनना है तो आपको निरंतर विज्ञान की तरह क्या करना पड़ता है, साधनारत रहना पड़ता है। ठीक है, निरंतर प्रयोग करने पड़ते हैं, निरंतर नई नई खोज करनी पड़ती है। और एक स्तर पर जाकर जब विज्ञान कोई नई चीज खोज लेता है, कोई नया प्रयोग करके उसे साबित कर देता है, तो प्रयोग के दौरान की जाने वाली जो तमाम सारी साधनाएं हैं, उन साधनाओं का सुख परिणाम में बदल जाता है और वह क्या है, अपने आप में एक कला है। आई बात समझ में? तो कला और विज्ञान का एक दूसरे से गहरा और अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। पर सामान्य ढंग से अगर कला को समझना है तो कला की अनेक परिभाषाएं दी है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने। मोटे तौर पे अगर कला की परिभाषा आपको देनी हो या कला के बारे में अगर आपको समझना हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कला मानवीय अभिव्यक्ति का एक रूप है जो सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त होती है, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर, अभिव्यक्त कर हमें आनंद की प्राप्ति होती है और हमारे भीतर एक सौंदर्य बोध पैदा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई रचना, उस रचना को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए क्या हो रहा है, हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, और उस रचना को सृजन करने के बाद लेखक को भी क्या हुई है, सुख की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कोई संगीतकार है, कोई गायक है, बहुत अच्छा गा रहा है, तो वह गाते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहा है, सौंदर्य बोध उसके भीतर सृजित हो रहा है और हम सुनते हुए आनंद की प्राप्ति कर पा रहे हैं। तो कला का संबंध विशुद्ध रूप से अभिव्यक्ति के उस पक्ष से है जहां आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आपके भीतर एक सौंदर्य बोध जागृत होता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। महात्मा गांधी ने कला की परिभाषा देते हुए कहा कि आत्मा का जो ईश्वरीय संगीत है उसे हम कला कहते हैं। और साहित्य में कहा गया है कि प्राण तत्व से परिपूर्ण रचना को ही हम कला कहते हैं। प्राण तत्व से परिपूर्ण रचना का मतलब कि कलाकार उसमें अपनी जान ढाल देता है, अपनी पूरी ताकत, अपनी ऊर्जा का एक एक इंच उसमें खर्च कर देता है। और आपको याद होगा कि अज्ञेय की एक बहुत अच्छी कविता है, असाध्य वीणा। ठीक है, असाध्य वीणा का में क्या कह रहा है कवि कि मतलब मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। कलाकार
कला का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में भी क्या होता है, खो जाता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है, पूरी तरह से डूब जाता है। एक रचनाकार जब कोई रचना करता है, कल्पना में डूबता है, जब उस भाव को प्रस्तुत करता है जो उस रचना में डालना है, तो पूरी तरह से उसमें क्या कर देता है, तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तो कला का संबंध बहुत सूक्ष्म है, हमारे भीतर के सौंदर्य से है, भीतर के आनंद से है, जो हमें परिष्कृत करता है, जो हमें बेहतर बनाता है। कोई चित्रकला है, कोई मूर्ति कला है, कोई संगीत कला है, कला के विविध रूप है, लेकिन उन तमाम कलाओं में महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति की प्रवणता है, अभिव्यक्ति की तीव्रता है, और वह तीव्रता अभिव्यक्ति करने वाले को भी और उस अभिव्यक्ति का साक्षात करने वाले दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होती है, उनके भीतर सौंदर्य बोध जगमगाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, टॉल्स्टॉय की परिभाषा कला को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझना चाहिए। टॉल्स्टॉय ने कहा कि कला एक मानवीय क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जागरूक अवस्था में वाद्य प्रतीकों के माध्यम से अपनी उन भावनाओं को जिनमें वह जी रहा होता है दूसरों को संचारित करता है, एवं दूसरे व्यक्ति उस भावना से प्रभावित होते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जैसे कोई कलाकार है, बजा रहा है, तबला बजा रहा है या गीत गा रहा है, तो जागृत अवस्था में वह क्या कर रहा है, कई तरह के संकेतों, ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, आनंद पैदा कर रहा है, और उस आनंद की लहरी सभी सुनने वालों तक क्या होती है, पहुंच रही होती है, और दोनों के भीतर आनंद का सुख प्राप्त हो रहा होता है। तो कुल मिलाकर आप कहें कि कला जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली एक ऐसी उमंग का नाम है। उमंग है कला, जिसमें कलाकार की प्रतिभा होती है, ठीक है, सौंदर्य बोध होता है, उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, और उस रचनात्मक अभिव्यक्ति से उस कला का आनंद लेने वाले पाठक, श्रोता या दर्शक जो होते हैं, उनके भीतर भी सौंदर्य बोध और आनंद जागृत होता है। तो एक सामान्य अर्थ में आप कह सकते हैं कला जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाली एक उमंग का नाम है, एक उत्साह का नाम है, जिससे हमारे भीतर सौंदर्य चेतना और आनंद बोध जागृत होता है। आगे बात समझ में। अब विज्ञान क्या है, समझना है ना। कला और विज्ञान डिबेट है। कला को तो हमने समझ लिया, तब हम समझेंगे कि अनुवाद कला कैसे है। लेकिन अब विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में हम कहते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, जो कई तरह के प्रयोगों और प्रामाणिकता के आधार पर जिसे पाया गया हो, जिसे खोजा गया हो, उसे हम विशेष या व्यवस्थित ज्ञान कहते हैं। तो विशेष और व्यवस्थित ज्ञान जिसे कई प्रयोगों और गहन मेहनत, कड़ी खोज के बाद सिद्ध किया गया हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब अनुवाद में ये दोनों तत्व आपको देखने को मिलेंगे। कला के तत्व भी आपको देखने को मिलेंगे और विज्ञान के तत्व भी आपको देखने को मिलेंगे। मोटे तौर पे अगर एक उदाहरण के साथ मैं आपको कहूं तो कलात्मक सौंदर्य कहाँ देखने को मिलेगा। कोई कविता है, उस कविता का अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाना है, तो अनुवादक सिर्फ भाव का स्थानांतरण नहीं करेगा, उस भाव के स्थानांतरण करने के लिए, भाव का स्थानांतरण करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रतिभा चाहिए, उसके भीतर रचनात्मक शक्ति चाहिए, ताकि एक भाषा में जो बात कही गई है उस भाषा में कही गई बात से वह पूर्णतः तादात्म्य स्थापित कर ले, इस तरह से जुड़ जाए, इतनी गहराई से जुड़ जाए कि उसी कलात्मकता और रचनात्मकता के साथ वह दूसरी भाषा में भी उसे क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। कला हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी बात, जब एक भाषा में संबंधित कोई तथ्य, कोई बात, कोई संवाद दूसरी भाषा में जब प्रस्तुत हुआ है तो कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरा है। अनुवादक ने पहले उसका अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, ठीक है, उस मनन को दूसरी भाषा में उसने उतारा, दूसरी भाषा में उतारने के बाद भी वह पुनरीक्षण या संपादन की कई प्रक्रियाओं से गुजरा। देखा गया कि एक बात जो इस भाषा में कही गई है ठीक ढंग से दूसरी भाषा में वह अवतरित हुई है कि नहीं हुई है। और यह जो चरण है, यह जो प्रक्रिया है, एक स्रोत भाषा में कही गई बात को समझने का, जानने का, लक्ष्य भाषा में उसे स्थानांतरित करने का, त्रुटियों को समझने का, त्रुटियों को ठीक करने का, और तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कि हाँ, स्रोत भाषा में कही गई जो बात है वह ठीक ढंग से लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित हो गई है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम एक व्यवस्था से गुजरते हैं, पूरी व्यवस्था से गुजरते हैं कि वह बात,
वह कला, वो सारी चीजें स्थानांतरित हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और तब निष्कर्ष के रूप में जब हम पाते हैं कि हाँ, वो सारी बातें, वो सारे कथ्य, वो सारे तत्व जो स्रोत भाषा में थे वो लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित हो चुके हैं, तो यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति बन जाती है और हम उस पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक पद्धति कह देते हैं। इस लिहाज से आप देखें तो अनुवाद एक कला भी है और अनुवाद एक विज्ञान भी है। ठीक ढंग से हम आप कह सकते हैं कि अनुवाद एक वैज्ञानिक कला है। आई बात समझ में? अब एक एक करके थोड़ा और विस्तार से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनुवाद को अगर हम कला कहते हैं तो उसमें कौन से तत्व हैं जिन आधारों पर हमें बातचीत करने की जरूरत होती है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि एक विद्वान हुए प्रोफेसर पी लाल ने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है संस्कृत में, उसका अनुवाद जब अंग्रेजी भाषा में किया, ठीक है, तो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि अनुवाद एक पुनः सृजन है, ट्रांसक्रिएशन। प्रोफेसर पी लाल ने कहा कि अनुवाद एक पुनः सृजन है, ट्रांसक्रिएशन है। एक भाव, एक बात, एक विचार जो एक भाषा में आया है, महज अनुवाद उसका स्थानांतरण नहीं है, वह एक पुनः सृजन भी है। पुनः सृजन क्यों? साहित्यिक गतिविधियों के हिसाब से। अब कोई कहानी या उपन्यास आप ले लीजिए, उस उपन्यास में जो पात्र आए हैं, पात्रों की जो मन स्थिति है, लेखक की जो मन स्थिति है, लेखक ने जिन कल्पनाओं का सहारा लेकर, जिन कल्पनाओं का आधार बनाकर एक पूरी रचना बनाई है, अनुवादक भी उस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है कि कैसे उस कल्पना को, उस भाव को दूसरी भाषा में पुनः सृजित किया जा सके। तो यह भी एक कलात्मक अनुभूति है ना, कि आप कैसे एक भाषा में दर्ज भाव को इतनी गहराई से आप अनुभव कर पाते हैं, इतनी सूक्ष्मता के साथ आप उसे समझ पाते हैं, और ठीक उसी सूक्ष्मता को, उसी गहराई को, उसी भाव की तीव्रता को आप दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर पाते हैं। यह संपूर्ण रूप से एक कला का काम है। ब्राजील की एक कवयित्री है ना, मार्था मेरिडोस की एक रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है पूरी दुनिया में। उनकी एक कविता है और दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, कविता है, अंग्रेजी में जो अनुवाद है, पहले उसका अंग्रेजी अनुवाद बताता हूँ और फिर हिंदी अनुवाद में बताता हूँ, और देखिए कि कैसे कि अनुवाद एक कला कैसे है। कविता का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसमें अनुवाद इस तरह से है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट ट्रेवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, if you do not wear different colors, if you become slaves of your habit, walking every day on the same path, you do not change your habits, you start dying slowly. If you do not wear different colors, if you do not speak to those you don't know. इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप पढ़ते नहीं कोई किताब, करते नहीं कोई यात्रा, रोज रोज अपनी ही आदतों से तंग आने के बाद भी आप बदलते नहीं अपना जीवन जीने का तरीका, आप पहनते नहीं अलग अलग रंग के कपड़े, आप करते नहीं अजनबियों से बातें, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ उस बात को अलग अलग भाषाओं में कवियों ने, लेखकों ने क्या किया होगा, दर्ज किया होगा। ठीक है, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। मरना सिर्फ उस तरह से मरना नहीं है कि आपका प्राणांत हो गया और आप समाप्त हो गए। मरना उस अर्थ में भी है कि आपको किताबें आकर्षित नहीं करती। मरना उस अर्थ में भी है कि आपको तितलियों के रंग पसंद नहीं आते, फूलों के रंग आपको आकर्षित नहीं करते। आप तब भी मरने लगते हैं जब आप बंद कर देते हैं किसी से बातचीत करना, खास तौर पे अजनबियों से बातचीत करना। आप तब भी मरने लगते हैं जब रोज रोज आपको ये लगता है कि जो मैं जी रहा हूं या मैं जो जी रही हूं उसमें मुझे कुछ मजा आ नहीं रहा है। असंतुष्ट होते हैं, रोज रोज असंतुष्ट होने के बाद भी आप बदलते नहीं जिंदगी जीने का तरीका, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे मरने लगते हैं। कितनी सुंदर कविता है और उस भाव को कितनी खूबसूरती के साथ दूसरी भाषा में दर्ज किया गया। अब आप इस पूरी मानसिक प्रक्रिया को देखें, अनुवादक की पूरी मानसिक प्रक्रिया को आप समझने की कोशिश करें कि जब इस पूरी कविता को, हो सकता है कि जो ब्राजीलियन कवयित्री हैं उन्होंने अपनी किसी दूसरी भाषा में इस कविता को लिखी होगी, वहां से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में,
फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में, जापानीज में, हर भाषा में इसका कहीं ना कहीं अनुवाद हुआ है। लेकिन अनुवादक ने अनुवाद करने की उस पूरी प्रक्रिया में उस कविता को जिया होगा, उसे महसूस हुआ होगा कि सच में हम धीरे धीरे मरने लगते हैं जब हम करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब। ठीक है, तो उस बात को किस तरह से आप सेंस करते हैं, सेंस करना, अनुभव करना। जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, आप उससे जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो जुड़ना कला जोड़ती है आपको। अगर उसमें कलात्मकता नहीं हो तो आप जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरी कविता का स्थानांतरण देखें आप, भाव का स्थानांतरण है, कल्पना का स्थानांतरण है, उस सौंदर्य बोध का स्थानांतरण है जो जाकर पाठक को सीधे सीधे चोट करती है, उसके सीधे दिल पे जाके लगती है। इस अर्थ में आप देखें तो अनुवाद क्या है, एक खूबसूरत कला का नाम है जहां पे अनुवादक पुनः सृजन का काम करता है, जो कि प्रोफेसर पी लाल कह रहे हैं कि एक भाषा की बात को, सिर्फ बात को ही नहीं, हम नया क्रिएट भी कर रहे हैं। इसलिए एक बड़ी मजेदार बात है कि दुनिया के जितने भी महान और श्रेष्ठतम अनुवादक हुए वो स्वयं में रचनाकार भी थे। बड़ी बड़ी जो महान रचनाएं हुई, अनुवाद हुए, माफ कीजिएगा, बड़े और महान अनुवाद, अब देखिए कि कितना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितना सारा अनुवाद किया है कि नहीं किया है, नाटकों का बहुत अनुवाद किया है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की खासियत देखिए, वो स्वयं में एक बहुत बड़े रचनाकार थे। तो विशेषता क्या रही, उस रचनाकार ने मूल कृति रचने वाले रचनाकार के हृदय में प्रवेश किया, पर काया प्रवेश किया और जाना कि किस तरह से ये रचना रची गई है, तो जाकर के ठीक ढंग से उसका स्थानांतरण वह दूसरी भाषा में कर सका। तो इस तरह से आप देखें कि पुनः सृजन का जो काम है वह एक कलात्मक काम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है और अपनी विशेषता होती है। अब जो अनुवादक है उसे स्रोत भाषा की भी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए और लक्ष्य भाषा की भी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ज्ञान भर होने से काम चलने वाला नहीं है। अब आप कहें कि आपको भी अंग्रेजी आती है, मुझे भी आती है, हम दोनों को हिंदी भी आती है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ भाषा ज्ञान मात्र से हम अच्छे अनुवादक हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। कैसे, क्यों नहीं हो पाएंगे? कि दोनों भाषाओं की प्रकृति से तालमेल बिठाना और दोनों भाषाओं की प्रकृति को ढाल देना बहुत खूबसूरती के साथ, यह भी क्या है, कला है, ऑल्सो एन आर्ट। अब हिंदी तो हम सब लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं ना, लेकिन किसी किसी की हिंदी सुन के आपको लगता है कि मजा आ रहा है, सुनते चले जाए, सुनते चले जाए, सुनते चले जाए। क्यों? क्योंकि उसका अभिव्यक्ति कौशल इतना शानदार है कि आपको लगता है कि ये बोले और मैं सुनता रहूं या सुनती रहूं, है कि नहीं है? सब लोग बोलेंगे तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं तो उनको सुनकर लगता है ना कि ये बोलते रहे और मैं सुनता रहूं या सुनती रहूं। क्यों? क्योंकि उसके बोलने में एक कारीगरी है। ठीक है ना, फराज की शायरी है ना, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। इतने सलीके से बोलना, इतने तरीके से बोलना, इतनी खूबसूरती के साथ बोलना, तो सिर्फ भाषा ज्ञान ही नहीं, भाषा की प्रकृति का ज्ञान ही नहीं, उस प्रकृति को ढाल देना पूरी तरह से अनुवाद में, यह भी क्या है, कला है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अनुवाद एक कला है, खूबसूरत आर्ट है। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अनुवाद एक पुनराभिव्यक्ति है। पुनराभिव्यक्ति का मतलब है कि पुनः अभिव्यक्ति, यह महज एक शब्दानुवाद नहीं है। ठीक है ना, शब्द वर्ड बाय वर्ड आपने अनुवाद किया, शब्दानुवाद तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पुनराभिव्यक्ति में क्या होता है कि एक अभिव्यक्ति कह दी गई है, ठीक है, बात तो वही है, लेकिन उसी अभिव्यक्ति को आपने क्या करना है, दूसरी भाषा में दर्ज करना है। तो अनुवादक की जो प्रतिभा होती है, उसकी जो कलात्मकता होती है, उसका जो सौंदर्य बोध होता है, इन्हीं सारी चीजों से पुनराभिव्यक्ति जो है वह मजबूती से दूसरी भाषा में क्या होती है, प्रकट हो सकती है। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि अनुवाद एक कला है। हाँ, ये बात और है कि विषय के आधार पर ये चीजें तय होंगी। अब जब मान लीजिए कोई विज्ञान से संबंधित अनुवाद है या विधि से संबंधित अनुवाद है, तो वहां वैज्ञानिक अनुवाद होगा, वहां कलात्मक अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साहित्यिक अनुवाद में अगर आप वर्ड टू वर्ड अनुवाद कर देंगे तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। साहित्यिक अनुवाद में यह देखना होता है कि भाव पूरी तरह से दूसरी भाषा में पुनः सृजित हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा काम है यह अपने आप में एक कला का काम है, क्योंकि अगर वो अच्छा अनुवाद नहीं हुआ तो पढ़ने वाले को आनंद आएगा? नहीं आएगा, और आनंद नहीं आया तो फिर कला
नहीं हो पाएगी। सौंदर्य बोध जागृत होगा अगर अच्छा नहीं हुआ अनुवाद तो नहीं, तो सौंदर्य बोध जागृत नहीं हुआ तो भी कला नहीं है। ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अनुवाद को कला मानने के संबंध में। वो कह रहे हैं कि कृतिकार के साथ पूर्ण रूप से तादाकार होकर, तादाद में बिठाकर उसकी आत्मा को पहचानने का कार्य वही कर सकता है जिसमें कलाकार जैसी संवेदना हो, सहानुभूति हो, और यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि दुनिया के श्रेष्ठ अनुवादक जो थे वो स्वयं में श्रेष्ठ रचनाकार थे। यानी कि जब आप किसी कविता का अनुवाद कर रहे हैं, किसी कहानी का अनुवाद कर रहे हैं, तो पूरी तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसे तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। तो तादात्म्य स्थापित करना भी एक कला है। आप देखिए, एक प्रतिभा के भी दो रूप बताए गए हैं ना, पढ़ाया है मैंने, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। भावयित्री प्रतिभा वह होती है जो विषय को कैसे ग्रहण करना है, आई बस समझ में। तो विषय को ग्रहण करने के लिए भी क्या चाहिए, आपको प्रतिभा चाहिए। तो अनुवादक पहले क्या कर रहा है, उस विषय के कंटेंट को, अंतर्वस्तु को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना, और उस ग्रहण को दोबारा से क्या कर रहा है, सृजित कर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो इसमें बहुत बारीकी की जरूरत होती है और सूक्ष्मता की जरूरत होती है। और यहाँ आपको पता चलता है कि यह विशुद्ध रूप से क्या है, एक कला है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कला तो है ही, लेकिन कला को निरंतर मांझते रहने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, और अंतिम बात इस पक्ष में कि अनुवाद एक कला है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कलाकार या रचनाकार जब कुछ सृजन करता है, जब कुछ रचता है, जब कुछ बनाता है, तो उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है, सृजन का आनंद, सृजन का सुख। ठीक है, जैसे कि किसी किसी दिन ही आप अगर 1-2 घंटा अच्छे से पढ़ लेते होंगे और समझ में आ जाता होगा कि आज हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद कुछ घंटों तक आप एक खास किस्म के आनंद में रहते कि नहीं, आता है ना मजा। वह सृजन का सुख है, वह आत्मसंतोष का सुख है कि आज मैंने कुछ यूजफुल काम जीवन में किया है, या आज का दिन अच्छा रहा। ऐसे ही सोचिए कि आप जब 1-2 घंटा पढ़कर इतना आनंद प्राप्त करते हैं, तो कोई कविता लिखता होगा, कोई कहानी लिखता होगा, कोई नाटक लिखता होगा, उसे कितने आनंद की अनुभूति होती है। तो स्वयं में तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय, आत्म सुख के लिए कला का प्रदर्शन कवि करता है, लेखक करता है, या जो भी कलाकार है वो करता है। अनुवादक को भी जब वह अच्छे से अनुवाद कर लेता है तो उसे स्वांतः सुखाय, यानी कि आत्म सुख की प्राप्ति होती है। और साहित्यिक अनुवाद के संबंध में यह बात ज्यादा लागू होती है कि एक भाषा में दर्ज जो भाव है, जो सौंदर्य बोध है, जो आनंद है, वह कैसे दूसरी भाषा में स्थानांतरित हो जाता है। इस आधार पर आप देखें तो भी अनुवाद एक क्या है, कला है। इस हिसाब से आप देखें कि जो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सारी चीजें स्थानांतरित हो रही हैं, वो सिर्फ ज्ञान से संभव नहीं है, उसके लिए कला की मर्मज्ञता और संवेदनशीलता भी आवश्यक होती है। इन तमाम आयामों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अनुवाद की प्रकृति जो है वह विविधतापूर्ण है, लेकिन विशेष तौर पे साहित्यिक अनुवाद के संबंध में अनुवाद विशुद्ध रूप से एक कला है। ठीक है, और कला और विज्ञान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि विज्ञान और कला दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए। आई बात समझ में? तो कर लेंगे आप इसे कि अनुवाद कला है। अब आता है विषय अनुवाद एक विज्ञान है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त भाग है। भाषा विज्ञान का ही एक हिस्सा है जिसमें कि पहले स्रोत भाषा की में दर्ज जो अभिव्यक्ति है, जो अंतर्वस्तु है, उसे समझना, उसका चिंतन मनन करना, विचार करना। ठीक है ना, मानसिक रूप से पहले भाषांतरण होता है। पन्ने पे अनुवाद होने से पहले क्या है, वह दिमाग में चलता है, दिमाग में गुजरता है, कल्पनाओं में गुजरता है। और देखिए, वैज्ञानिक कोई खोज पहले जमीन पे नहीं करता है, वो सालों दर साल, साल दर साल अपने दिमाग में, अपने भीतर उन चीजों को क्या करने देता है, घुलने देता है, चलने देता है, बनने देता है। ठीक है ना, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन किया था ना। एक छोटी सी कहानी आती है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, कि विज्ञान में कितने धैर्य और श्रम की जरूरत होती है कि वो रोज प्रयोगशाला में जाते थे विद्युत बल्ब का आविष्कार करने के लिए। सुबह जाते थे और देर शाम तक आते थे। कई साल तक ये अनवरत प्रक्रिया चलती रही। एक बार किसी ने उनसे पूछ दिया कि आप रोज जाते हैं साहब और रोज आप प्रयोग करते हैं, रोज आप असफल होते हैं, तो कुछ हाथ तो लग नहीं रहा है आपके, कुछ हो तो रहा नहीं है। बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि
ऐसा नहीं है कि मैं असफल हो रहा हूं, मैं रोज सफल हो रहा हूं, क्योंकि हर दिन मुझे यह पता चल जा रहा है कि इस तरीके से विद्युत बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो नजरिया, एटीट्यूड और चीजों के प्रति आपका जो समर्पण है वो आपको जीवन में कामयाब बनाता है। ठीक है, इसी बात को वो निराश हो जाते और कहते कि हाँ लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रोज मुझे पता चल रहा है कि इन तरीकों से होकर के मैं विद्युत बल्ब नहीं बना सकता। तो निरंतर अभ्यास जो है, यानी कि विद्युत बल्ब दुनिया में आने से पहले दिमाग में आता है। ठीक है, और अनुवाद भी क्या है, धरातल पर शब्दों में आने से पहले अनुवादक के दिमाग में आता है, उसकी कल्पनाओं में आता है, उसकी अभिव्यक्ति में आता है, और तब जाकर वह उसे लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करता है। तो अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया हुई कि नहीं है, व्यवस्थित प्रक्रिया है कि नहीं है। पहले स्रोत भाषा को जानना, उसकी अंतर्वस्तु को जानना, फिर मस्तिष्क में उसको घुलने देना, बनने देना, चलने देना, कल्पनाओं से गुजरना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसको लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करने के बाद भी पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना, कुछ कमी तो नहीं रह गई, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, और लोगों को दिखाना और दूसरे अनुवादकों को दिखाना। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको वैज्ञानिक प्रक्रिया लग रही है कि नहीं लग रही है, साइंटिफिक प्रोसेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस अर्थ में आप देखें तो अनुवाद एक विज्ञान भी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां सूचना प्रधान सामग्री होती है, जैसे कि विज्ञान से संबंधित कोई विषय है, कानून से संबंधित कोई विषय है, वहां पर वैज्ञानिक, उसे हम अनुवाद को एक विशुद्ध विज्ञान कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई सूचनापरक सामग्री होगी, कानून से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा, तो उसमें आप अपनी कल्पना शक्ति का कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं, न तो उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और न तो आप उसमें कुछ घटा सकते हैं। आप उसमें बहुत सतर्क रहते हुए, अवेयरनेस के साथ, बहुत ईमानदारी, सतर्कता, धीरज और कठिन श्रम के साथ आपको यह देखना है कि जो स्रोत भाषा में कही गई जो बात है वह ठीक ढंग से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित हो सके। ठीक है, और जैसे एक वैज्ञानिक को, एक खोजकर्ता को निरंतर धैर्य, श्रम और लगन की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक अच्छे अनुवादक को निरंतर धैर्य, श्रम और लगन का साथ बनाए रखना पड़ता है, तभी जाकर वह अच्छा अनुवाद कर सकता है। ठीक है ना। यूजीन नीडा हुए, एक बहुत बड़े अनुवाद वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि अनुवाद कैसे विज्ञान भी है और कैसे आर्ट भी है। उन्होंने लिखा, ट्रांसलेशन इज मोर देन साइंस, इट इज ऑल्सो अ स्किल। उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन इज मोर देन साइंस, इट्स ऑल्सो अ स्किल। तो साइंस से भी ऊंचा इसको बता रहे हैं। एंड इन द अल्टीमेट एनालिसिस ऑल सेटिस्फैक्ट्री ट्रांसलेशन इज ऑलवेज एन आर्ट। अंत में कहा कि अल्टीमेट एनालिसिस ये है कि वो सारे अनुवाद जो अनुवादक को संतुष्टि प्रदान करे और पढ़ने वाले को संतुष्टि प्रदान करे, अंतिम में जाकर के क्या है, वो आर्ट में तब्दील हो जाता है। कैसे? वैज्ञानिक अनुवाद ही समझ लीजिए आप, विज्ञान का ही कोई अनुवाद है, अगर वह अनुवाद अच्छा होगा तो अंत में चाहे वह शब्दानुवाद ही क्यों ना हो, सामान्य अनुवाद ही क्यों ना हो, पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ विषय समझ में आ गया, और समझते ही उसके भीतर एक आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद की अनुभूति का सीधा संबंध किससे है? कला से। आगे बात समझ में। तो इन्होंने कहा कि यह अंततः और अंततः क्या हो जाता है? आर्ट हो जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक डॉक्टर है, ठीक है, तो साइंस है ना, मेडिकल साइंस, ठीक है, लेकिन सारे डॉक्टर क्या एक जैसे होते हैं? नहीं। वो डॉक्टर ज्यादा कुशल होते हैं, ज्यादा कारगर होते हैं, या ज्यादा अच्छा नाम कमाते हैं या इज्जत कमाते हैं जो अपने काम को एक कला की तरह करते हैं, यानी कि डूब कर करना, ईमानदारी से करना, उसके साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेना, और तब उसका परिणाम भी क्या होता है? बहुत सुंदर होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर जब गेंद को हिट कर रहे होते हैं, विराट कोहली जब गेंद को हिट कर रहे होते हैं, तो सिर्फ गेंद पे होते हैं। तो जब सिर्फ गेंद पे होते हैं तो तकनीक का भी ज्ञान है उन्हें, हर तरह का ज्ञान है उन्हें, लेकिन गेंद को मारते हुए, गेंद को हिट करते हुए अपने भीतर की पूरी ऊर्जा के साथ वो सिर्फ और सिर्फ गेंद को क्या कर रहे होते हैं? हिट कर रहे होते हैं। तो प्रवीणता तो है, कुशलता तो थी, लेकिन वही कुशलता जब गहराई से एकाग्रता में बदल जाती है तो वह क्या है? कला है। दैट्स फाइन आर्ट। जैसे एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कैंची पेट में छोड़ देते हैं, ऑपरेशन किया और कैंची ही पेट में छोड़ दी, ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको तथ्य मिलेंगे।
और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो क्या ऑपरेशन करते हैं, जटिल से जटिल समस्या को भी क्या कर देते हैं, सुलझा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करते हुए पूरी तरह से उसमें डूब चुके होते हैं। उसको अपना धर्म, उसको अपना ईमान, उसको अपनी जिंदगी, उसको सब कुछ अपना सौंप देते हैं उन क्षणों में। तो क्या है वह विज्ञान भी उस समय क्या है, कला है। ठीक है, यानी कि विज्ञान का उच्चतम प्रदर्शन क्या है, अपने आप में एक कला है। इसलिए विज्ञान और कला कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इसलिए अनुवाद विशुद्ध रूप से विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों का कोई आपस में डिबेट नहीं है। आगे बस ठीक है।